गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की थर्ड ईयर की इस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था पेशवाओं के उत्थान को लेकर के। किस प्रकार से छत्रपति शाहू के समय में पेशवाओं ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। छत्रपति की निर्बलता के कारण, उसकी अयोग्यता के कारण जो पेशवा पद था वो काफ़ी उसके प्रतिष्ठा में, उसके यश में काफ़ी वृद्धि हुई थी। उसके अधिकार और दायित्व दोनों बढ़ गए थे। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, पद और प्रतिष्ठा को लेकर के यदि आप स्वाभिमानी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, तो आपके उस अहंकार को तोड़ने के लिए कोई ना कोई शक्ति निश्चित रूप से उदित होती है। और शायद ऐसा ही कुछ मराठों के साथ भी होने वाला था। ये तो हम जानते ही हैं, चाहे राजपूत शासक हों या फिर मराठे हों, भारत के वो शक्तिशाली वर्ग थे जिनकी शक्ति को चुनौती देना आसान कार्य नहीं था। लेकिन अपनी कुछ गलतियों के कारण जिस प्रकार से राजपूत परास्त हुए थे तुर्कों के हाथों, उसी प्रकार से ये मराठे जो थे उन्हें भी अफगान आक्रांता अब्दाली के हाथों परास्त होना पड़ा था पानीपत के तृतीय युद्ध में। अब ये अफगान आक्रांता कौन था? आप देखिए, जितने अफगान हों, तुर्क हों, ये लोग सब आए भारत के बाहरी सीमाओं से, और उस बाहरी सीमाओं के चलते हुए उस बाहरी सीमाओं से इन्होंने आक्रमण किए, और भारत में जो अनुकूल परिस्थितियां थीं, उन अनुकूल परिस्थितियों ने इन्हें मार्ग सुलभ कराए। और उन अनुकूल परिस्थितियों में यदि हम देखें, सबसे प्रमुख थी यहाँ की राजनीतिक स्थिति, जो पूरी तरह से विखंडित हो चुकी थी मुगल बादशाहों के दरबार की अशांति, षड्यंत्र, दलबंदी, गुटबंदी आदि के कारण। स्थिति ये थी कि हर कोई मुगल बादशाह पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाह रहा था, और अपने अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए दूसरे को किसी भी हद तक नीचे गिराने का प्रयास इन सरदारों के द्वारा निरंतर किया जा रहा था। मराठे भी, जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कि मराठे भी मुगल राजनीति में, मुगल दरबार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इस अफगान की एंट्रेंस यदि हम देखें, जो सर्वप्रथम भारत में इसका अटैक हुआ, अब्दाली अफगान था 1742 ईस्वी में। इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। 1742 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने का उदय हुआ, और 1748 में उसने अपना पहला अटैक जो था वो पंजाब पर किया था 1748 में। लेकिन ये पहला अटैक जो था वो उसका असफल रहा था, और उसे परास्त होकर के भागना पड़ा था। चाहे तुर्किश हों, चाहे अफगानी हों, ये लोग कभी भी अपनी पराजय से हताश नहीं होते थे, और कुछ समय पश्चात ही एक अच्छे प्रयास, एक अच्छी तैयारी के साथ ये पुनः आक्रमण करते थे या धावे मारते थे, और मन में इस चीज़ को धारण करके आते थे कि सफलता प्राप्त करनी है, और शायद वही इनका लक्ष्य जो वही इनकी भावना जो है वो इनको इनके लक्ष्य तक पहुंचाती थी। तो अब्दाली जो था उसने तैयारियां आरंभ की। 1748 की शिकस्त के बाद उसने 1752 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया, और इस बार उसने पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पंजाब के मुल्तान पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर इसके बाद धीरे धीरे
जो परिस्थितियां थीं, इसके अधिकार क्षेत्र जो थे उनमें वृद्धि होती गई। चूँकि अहमद शाह अब्दाली महत्वाकांक्षी था और खाली मुल्तान या लाहौर पर अधिकार करने से संतुष्ट होने वाला आक्रांता नहीं था, वो पूरे पंजाब पर ही नहीं बल्कि दिल्ली तक अपने अधिकार का विस्तार करना चाहता था। लेकिन उसके लिए उसने धीरे धीरे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। अपनी तैयारियां जो थी उनको अच्छे से किया और फिर उसके बाद उसने आक्रमण के लिए पूरी एक अच्छी योजना तैयार की, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल चाहिए थी और अहमद शाह अब्दाली का भाग्य उसका साथ दे रहा था। वो किस रूप में साथ दे रहा था? आपको यदि याद हो, हमने मुगल सत्ता की स्थापना पढ़ी थी 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को दिल्ली दरबार से ही इब्राहिम लोदी के कुछ अपने लोगों ने दिल्ली दरबार और पंजाब से जो लोदी वंश के सूबेदार थे, उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। वो भी अव्यवस्थाएं थी। लोदी वंश का अंतिम काल अव्यवस्थाओं का ही दौर था। अब मुगल सत्ता की बारी थी। मुगल सत्ता के जो औरंगजेब के बाद के शासक बादशाह हुए, उनमें योग्यता का अभाव रहा और उसी कारण से वो एक राजनीतिक षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था, जो दिल्ली दरबार था। मराठे बहुत अधिक प्रभावशाली हो चुके थे। कई वजीर और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी मराठों के इस बढ़ते प्रभाव से दुखी भी थे और मराठों के मुगल बादशाह पर प्रभाव को समाप्त करने के प्रयास भी कर रहे थे। जब मुल्तान और लाहौर पर अब्दाली का अधिकार हो गया, तो मुगल बादशाह को अब उसके दिल्ली पर आक्रमण करने का भय सताने लगा। उस भय से मुक्ति पाने के लिए मुगल बादशाह ने मराठों की सहायता की प्राप्ति के प्रयास किए और उस सहायता के बदले में पंजाब, सिंध और दोआब का क्षेत्र, जो समृद्ध एरिया थे, इन समृद्ध क्षेत्रों से मराठों को चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया, फरमान जारी कर दिया। मराठे जो थे वो धन के लालची थे और जितना धन बटोर सकते थे, जिन जिन तरीकों से बटोर सकते थे, वो कोई भी तरीका उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो मराठों को एक अच्छा अवसर प्राप्त हो गया था और मराठों के प्रभाव में इससे वृद्धि भी हुई थी। 13 मई 1754 ईस्वी का समय था। इस समय सम्राट ने इंतिजामुद्दौला को अपना नया वजीर बनाया, लेकिन जो हैदराबाद का निज़ाम था, उसका पुत्र था गाजी उद्दीन, उसे इंतिजामुद्दौला का वजीर बनना पसंद नहीं था। चूँकि गाजी उद्दीन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अतः उसने सम्राट अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुगल बादशाह अहमद शाह को पद से हटा दिया और उसके स्थान पर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह के पद पर नियुक्त किया और स्वयं गाजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय का वजीर यानी प्रधानमंत्री बन गया। ये पद ऐसा था जिसमें गाजीउद्दीन अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकता था, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता था और बड़ा शातिर भी था। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद की जो नीति है, वो कोई भी अपनाने को गाजीउद्दीन तैयार था।
मराठों को अपना विरोधी भी मानता था और उन्हें सहयोगी भी मानता था। रोहिला सरदार नजीब खां को विरोधी और सहयोगी दोनों रूप में इस्तेमाल कर रहा था। अपने इस पद को बनाए रखने के लिए उसने कभी मराठों की और कभी नजीब खां की सहायता लेना प्रारंभ कर दिया और इस तरह से गाजीउद्दीन ने दिल्ली दरबार की राजनीति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया। अक्टूबर 1753 ईस्वी में पंजाब का सूबेदार था मीर मन्नू। मीर मन्नू की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा मुगलानी बेगम ने अपने अल्पवयस्क या शिशु पुत्र को पंजाब के सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं उसकी संरक्षिका बन गए। ये राजनीति में कई बार ऐसे अवसर हम देखेंगे, वो आपके मुस्लिम हिस्ट्री हो या हिंदू राजनीति हो, उसमें हम ये देखते हैं कि यदि शासक अल्पवयस्क होता था तो उस स्थिति में उसके संरक्षक या संरक्षिका कोई भी बन जाती थी। इवन आपको याद हो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि अकबर का प्रारंभिक शासनकाल जो है वो उसके संरक्षक के रूप में उसके गुरु और उसकी जो धाय माँ थी, उन दोनों ने प्रारंभिक शासनकाल में संरक्षक और संरक्षिका बनकर अकबर को सहायता प्रदान की थी और फिर बाद में निजी स्वार्थों में जब उन्हें लिप्त होते देखा तो अकबर ने उनके अंकुश से मुक्त होकर के स्वयं निरंकुश शासक के रूप में शासन किया था। किसी भी नियंत्रण से मुक्त होकर शासन करना आरंभ किया था। तो 1753 ईस्वी में पंजाब में भी ये स्थिति क्रिएट हुई। जब मीर मन्नू सूबेदार की मृत्यु हो गई तो उसकी विधवा पत्नी मुगलानी बेगम ने अपने पुत्र के अल्पायु होने की स्थिति में उसकी संरक्षिका बनकर पंजाब का शासन संचालन किया। अब गाजीउद्दीन जो था, वजीर गाजीउद्दीन, वो एक और महत्वाकांक्षी था, दूसरी ओर वो रूढ़िवादी और कट्टरपंथी भी था। जब उसे इस बात की सूचना मिली कि मुगलानी बेगम संरक्षिका बनकर पंजाब का शासन चला रही है तो उसे ये बात असहनीय हुई कि एक औरत का शासन उसे स्वीकार नहीं था। उसने पंजाब पर आक्रमण किया, एक बड़ी सेना लेकर के वो पंजाब की ओर निकला और उसने मुगलानी बेगम की पूरी संपत्ति जो थी उसको अपने अधिकार में कर लिया। इतना ही नहीं, उसने मुगलानी बेगम और अन्य जो शाही हरम की महिलाएं हैं उनको दिल्ली ले आया और उनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी का व्यवहार उसने किया, दुर्व्यवहार जिसे हम कहें। उन महिलाओं के साथ, जो शाही हरम की महिलाएं हैं, उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार उसके द्वारा किया गया। एक और नजीब खां, वो अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित कर रहा था भारत पर आक्रमण के लिए, जो परिस्थितियां बन रही थी। और दूसरी ओर अब मुगलानी बेगम, जिसने पहले नजीब खां से ही सहायता की याचना की थी, वो मुगलानी बेगम और नजीब खां, जो रोहिला सरदार था, दोनों ने मिलकर अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, उसे आमंत्रित किया ताकि इन परिस्थितियों से मुक्ति मिल सके। और सबसे बड़ी बात, जो नजीब खां हैं वो मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव से काफ़ी दुखी था और ये चाहता था कि मराठों के प्रभाव से मुक्ति मिले। आप देखो, जहाँ एक और अफगान आक्रांता अब्दाली, मुगलानी बेगम, नजीब खां मराठों के विरुद्ध एक प्रकार की रणनीति तैयार कर रहे थे, उस समय मराठे उनकी इस योजना से पूरी तरह अनभिज्ञ थे
और बेफिक्र हुए बैठे थे। अब ये समय जब मराठों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए था अपनी सैन्य तैयारी पर, उल्टा मराठा ऐसा कार्य कर रहे थे जो ना सिर्फ शर्मनाक था बल्कि भविष्य में होने वाले युद्ध में भारतीय शासकों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में भी मराठे नहीं रहे, क्योंकि इस समय वो राजस्थान के राजपूत शासकों से धन बटोरने में लगे हुए थे और उनकी इस लूटमार की प्रवृत्ति के कारण ये राजपूत शासक मराठों से काफ़ी दुखी हो चुके थे और उनके प्रभाव से वो भी मुक्त होना चाहते थे। 1757 के आरंभ में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, लेकिन वो वापस लौट गया। इसी समय मराठा सेना नायक रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर की सेनाएं आगरा पहुंची और ये जो कार्रवाई थी, आप देखो यहाँ पर नजीब खां को बंदी बनाया गया था, लेकिन उसे फिर मुक्त कर दिया गया और शायद ये स्थिति जो थी वो मराठों के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। अपने शत्रु को, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे वो नजीब खां हो, चाहे गाजीउद्दीन हो, चाहे इंतज़ामुद्दौला हो, यदि आपको लगता है, राजनीति यही कहती है कि ये भविष्य में आपके लिए मित्र नहीं शत्रु ही बने रहेंगे, उस स्थिति में आपको उन्हें बंदी मुक्त नहीं करना चाहिए। और ये स्थिति मराठों के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई, नजीब खां को बंदी बना करके उसको मुक्त कर देना, क्योंकि नजीब खां मराठों के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था। वो पहले ही अब्दाली से सांठगांठ करने में लगा हुआ था। इस व्यवहार के कारण मराठे जो थे उनमें आपसी प्रतिद्वंदिता भी थी। जो सिंधिया परिवार है, उस सिंधिया परिवार को पेशवा द्वारा सारी व्यवस्थाओं का दायित्व सौंप दिया गया। तो होलकर जो थे, होलकर परिवार भी मराठा राजनीति में महत्वपूर्ण माने जाते थे। जब सारे दायित्व सिंधिया परिवार या सिंधिया घराने को सौंप दिए गए तो होलकर घराना जो था वो पेशवा के आदेशों का उल्लंघन करने लग गया। और जब होलकर को सिंधिया की सहायता के लिए भेजा गया तो होलकर ने पेशवा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार स्थितियां ऐसी हो रही थी कि मराठे अपने व्यवहार, स्पेशली जो लूटमार की प्रवृत्ति है, उसके कारण न केवल राजपूत या हिंदू या भारतीय शासकों के निगाहों में गिर चुके थे, बल्कि मुग़ल बादशाह या निज़ाम या रोहिला सरदार वो किसी का भी विश्वास नहीं जीत पाए थे। भरतपुर का अच्छा सहयोगी था जाट राजवंश, जो मराठों को सहायता दे सकता था। राजस्थान के राजपूत शासक मराठों के सहयोगी बन सकते थे, लेकिन चाहे आगरा की ओर अभियान हो, चाहे राजपूताना की ओर अभियान हो, मराठों ने रास्ते में पड़ने वाले हर क्षेत्र को न केवल पदाक्रांत किया, बल्कि शासकों से भारी मात्रा में धन ऐंठा। और इसलिए जब 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ तो न भरतपुर का जाट राजवंश, न राजपूताना के राजपूत शासक मराठों की सहायता के लिए पहुंचे। इस पर एक गलती और मराठा सरदारों की आपसी ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिद्वंदिता की भावना, जिन्होंने एक दूसरे को सहयोग करने के स्थान पर एक दूसरे का असहयोगी बना दिया। हम दूसरा पक्ष देखें,
अहमद शाह अब्दाली का, तो अब्दाली को इस समय भारत में हर ओर सहयोग ही सहयोग प्राप्त हो रहा था। अब जैसे ही मराठों को ये सूचना मिली कि अब्दाली ससैन्य दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, मुग़ल बादशाह भी भयभीत था, तो क्योंकि मुग़ल बादशाह से भी समझौता किए हुए थे मराठे, तो सुरक्षा का दायित्व ले रखा था, इसलिए सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना भी आगे निकली और जनवरी 1760 ईस्वी में, ये छोटे क्वेश्चन में आता भी, बरारी घाट का युद्ध हुआ था और इसमें दत्ताजी सिंधिया परास्त होकर के मारा गया था। अब्दाली ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और दत्ताजी की मृत्यु के बाद होलकर दिल्ली की तरफ आया, किंतु वह भी मराठों अब्दाली या अफगानों से परास्त होकर के राजस्थान की तरफ भाग गया। इसके बाद जनवरी 1761 ईस्वी में 14 जनवरी, जो मकर संक्रांति का दिन होता है हमारे यहाँ, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को निर्णायक पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। मराठों की विशाल सेना थी, अब्दाली बाहर से आया था। हालांकि बरारी घाट के युद्ध के बाद जो नजीब खां था वो भी ससैन्य अफगान सेना से मिल गया था, तो अब्दाली की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। लेकिन मराठों की अपनी विशाल सेना थी और सुयोग्य सेना नायक थे मराठा सरदार, अपनी वीरता और सैन्य कुशलता, युद्ध कुशलता के लिए जाने जाते थे। लेकिन सुनिश्चित योजना के अभाव में, एक मराठा सरदारों के आपसी सहयोग, आपसी एकता के अभाव में जो ये युद्ध लड़ा गया पानीपत के मैदान में, मात्र 5 घंटे में इस युद्ध का निर्णय हो गया और मराठों की अंतिम रूप से पराजय हुई। बाहर से आया एक आक्रांता उन मराठों को परास्त कर गया जिन मराठों ने न केवल दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था, जिन मराठों को औरंगजेब जैसा मुगल बादशाह 26 साल तक निरंतर संघर्ष करने के बाद पूरी तरह पराजित नहीं कर पाया था, वही मराठे बड़ी आसानी से मात्र 5 घंटे में अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं, अपनी सैन्य कमजोरियों के कारण परास्त हो गए। अब कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की जो पराजय हुई, उससे मराठों का पूर्ण पराभव हो गया। उनका सूर्य अस्तांचल में चला गया। लेकिन कुछ एक इतिहासकार, जिनमें मराठा हिस्ट्री लिखने वाले सर देसाई हैं, उन्होंने इस बात से इनकार किया है और ये कहा भी है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि निश्चित रूप से कुछ समय के लिए मराठों की जो प्रतिष्ठा थी उसको आघात पहुंचा और मराठों की शक्ति जो थी वो विखंडित हो गई। लेकिन बहुत कम समय में ही मराठों ने अपने आप को पुनः संगठित करा और पुनः एक बार संगठित होकर उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार की प्रक्रिया को लागू किया और उसी वजह से कुछ समय में वो इतने मजबूत बन गए कि अंग्रेज़ों के लिए, जिस प्रकार से पहले औरंगजेब के लिए, मुग़ल बादशाह औरंगजेब के लिए दक्षिण भारत में वो एक प्रतिद्वंदी थे, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज़ों के लिए भी मराठे दक्षिण भारत में उनके विस्तार, उनकी सत्ता को स्थापित करने के लिए एक प्रमुख प्रतिद्वंदी, एक प्रमुख चुनौती के रूप में संगठित होकर के खड़े हो चुके थे। ये था 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के कुछ कारण और मराठों की पराजय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां, उनकी अपनी कमियां और किस प्रकार से मराठों का पराभव
उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। ये आज की इस क्लास में मैंने आपको बताया 1761 का पानीपत का युद्ध वैसे आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ इसको एक संक्षिप्त परिचय के रूप में दोबारा बताने का कारण ये था क्योंकि अब मराठा और अंग्रेज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में आपके सामने उपस्थित होंगे और जिस शक्ति का पराभव हुआ था वो किस रूप में फिर संगठित हुई और अंग्रेज़ों से कैसे उन्होंने लोहा लिया, अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और अंग्रेज़ों से मराठा साम्राज्य को बचाने का प्रयास किया। इन सब के सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन को, इस पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक था। पुनः एक बार हमें कह सकते हैं कि एक दिमाग में इसको रिमाइंड करना, इसका रिवीजन करना आवश्यक था। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट जो प्रतिस्पर्धा के रूप में अंग्रेज़ों के फ्रांसीसी आदि थे उनको थोड़ा सा संक्षिप्त में लेंगे अगली क्लास में, और फिर उसके बाद यहाँ की और जो सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ रही थी ब्रिटिश टाइम या अंग्रेज़ों के आगमन के समय, उसको हम लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।